अध्याय 24। दूर से मैंने देखा कि एक काला बादल धरती को ढक रहा है। इसने धरती को अपने में समा लिया और जैसे ही समुद्र अंदर आया, मेरी आत्मा को ढांक लिया। नरक की संभावना और मृत्यु की छाया से सड़ा हुआ और भ्रष्ट हो गया। एक तूफान ने मुझे घेर लिया था। मैंने मैथ्यू की ऑरोरा कंसर्जेंस की कॉपी से जोर से पढ़ा। अपने कंप्यूटर की ओर मुड़ते हुए मैंने अपने अनाम लेखक द्वारा निग्रिडो का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल की गई छवियों के बारे में नोट्स टाइप किए, जो कि कीमिया परिवर्तन में खतरनाक चरणों में से एक है। प्रक्रिया के इस भाग के दौरान पारा और सीसा जैसे पदार्थों के संयोजन से धुआं निकलता था, जो कीमियागर के स्वास्थ्य को खतरे में डालता था। उचित रूप से बोर्गो ले नोअर के गोगोल जैसे चेहरों में से एक ने अपनी नाक को कसकर बंद कर लिया। पाठ में उल्लिखित बादल से बचने के लिए अपने सवारी वाले कपड़े पहन लो। मेरा सिर पांडुलिपि के पन्नों से ऊपर उठ गया। मैथ्यू ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। उसने कहा था कि इससे तुम बीमार नहीं पड़ोगे, यसब्यू ने बताया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, यसब्यू। डोमेनिको और विचवॉटर ने मेरी एड्रेनालाइन आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, अगर ये तुम्हारी चिंता है। मैथ्यू ने तुम्हें बताया होगा कि आतंक की गंध पिशाच को कितनी लुभाती है। मार्कस ने मुझे बताया, मैंने उसे सही किया। वास्तव में उसने मुझे बताया कि इसका स्वाद कैसा है, इसकी गंध कैसी है। यसब्यू ने कंधे उचका दिए। इसका स्वाद अच्छा है, शायद थोड़ा ज्यादा विदेशी कस्तूरी का स्पर्श, शायद। मैं कभी भी इसकी ओर ज्यादा आकर्षित नहीं हुआ। मैं शिकार करने के बजाय मारना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन हर किसी की अपनी पसंद होती है। मुझे इन दिनों बहुत ज्यादा घबराहट के दौरे नहीं पड़ रहे हैं। तुम्हें मुझे घुमाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने काम पर वापस लौट आया। आपको क्या लगता है कि वे क्यों चले गए हैं? यसब्यू ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैंने मैथ्यू की माँ की ओर देखते हुए आह भरते हुए कहा। आप बहुत समय से ऐसे ही हैं। जब मैं 7 साल का था तब से। फिर क्या हुआ? मैंने संक्षेप में उत्तर दिया, मेरे माता पिता नाइजीरिया में मारे गए। यही वो तस्वीर है जो तुम्हें मिली थी और जिसके कारण मैथ्यू तुम्हें सैप्ट टूर्स लेकर आया था। जब मैंने जवाब में सिर हिलाया तो यसब्यू के मुंह से एक जानी पहचानी सख्त पंक्ति निकली। सुआ। उन्हें बुलाने के लिए इससे भी बदतर शब्द थे, लेकिन सुआ ने अपना काम बखूबी किया। और अगर यह उस व्यक्ति को समूहीकृत करता है जिसने मुझे डोमेनिको मिशेल के साथ तस्वीर भेजी थी, तो ये सही श्रेणी थी। घबराहट हो या न हो, यसब्यू ने तेजी से कहा, हम मैथ्यू की इच्छा के अनुसार ही व्यायाम करेंगे। मैंने कंप्यूटर बंद किया और कपड़े बदलने के लिए ऊपर चला गया। मेरे घुड़सवारी के कपड़े बाथरूम में बड़े करीने से तह करके रखे हुए थे, मार्थे की मेहरबानी से। हालांकि मेरे जूते अस्तबल में थे, साथ ही मेरा हेलमेट और बनियान भी। मैंने काली ब्रीच पहनी, टर्टलनेक पहना और गर्म मोज़ों के साथ लोफर्स पहने। फिर मैथ्यू की माँ की तलाश में नीचे चला गया। मैं यहाँ हूँ, उसने पुकारा। मैं आवाज़ का पीछा करते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जो गर्म टेराकोटा से रंगा हुआ था। ये पुरानी प्लेटों, जानवरों के सींगों और एक प्राचीन रस से सुसज्जित था, जो एक पूरे सराय की प्लेटों, कपों और कटलरी को रखने के लिए पर्याप्त बड़ा था। यसब्यू ने ले मोंडे के पन्नों को देखा, उसकी आंखें मेरे हर इंच को ढांक रही थीं। मार्थे ने मुझे बताया कि तुम सो गए थे। हाँ, धन्यवाद। मैंने एक पैर से दूसरे पैर पर यह कहते हुए अपना स्थान बदला, जैसे कि मैं स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने का इंतजार कर रहा हूँ कि वह मेरे दुर्व्यवहार के बारे में मुझे बताएं। मार्थे चाय का बर्तन लेकर आए और मुझे और परेशानी से बचाया। उसने भी मुझे सिर से पैर तक देखा। आज तुम बेहतर हो, उसने आखिरकार मुझे एक मग थमाते हुए घोषणा की। वह तब तक भौहें सिकोड़े खड़ी रही जब तक मैथ्यू की माँ ने अपना पेपर नीचे नहीं रख दिया, और फिर वह चली गई। जब मैंने अपनी चाय पी ली तो हम अस्तबल में चले गए। यसब्यू को मेरे जूते पहनने में मदद करनी पड़ी, क्योंकि वे अभी भी इतने सख्त थे कि उन्हें आसानी से पहना और उतारा नहीं जा सकता था। और जब मैं कछुए के खोल जैसी बनियान और हेलमेट पहन रहा था तो उसने ध्यान से देखा। जाहिर है कि मैथ्यू के निर्देशों में सुरक्षा उपकरण शामिल थे।
यसब्यू ने, बेशक, भूरे रंग की रजाईदार जैकेट के अलावा और कुछ भी सुरक्षात्मक नहीं पहना था। पिशाच के मांस की सापेक्ष अविनाशिता एक वरदान थी यदि आप सवार थे। बाड़े में फिदत और रकासा एक दूसरे के बगल में खड़े थे, यहाँ तक कि उनकी पीठ पर कुर्सीनुमा काठी भी एक दूसरे की प्रतिबिंब थी। यसाबेउ, मैंने विरोध किया। जॉर्जेस ने राकासा पर गलत दिशा लगा दी। मैं साइड सैडल पर नहीं चलता। क्या तुम कोशिश करने से डरते हो? मैथ्यू की मां ने मेरी ओर मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा। नहीं, मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा, मैं तो बस घोड़े पर बैठकर यात्रा करना पसंद करता हूँ। तुम्हें कैसे पता? उसकी पन्ने जैसी आंखों में द्वेष की झलक दिखी। हम कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते हुए खड़े रहे। राकासा ने अपने खुर को पटका और अपने कंधे के ऊपर से देखा। तुम घूमने जा रहे हो या बात करने? वह पूछती हुई लग रही थी। ठीक से व्यवहार करो, मैंने कठोरता से उत्तर दिया और उसके पैर को अपने घुटने पर टिका दिया। जॉर्जेस ने इसका ध्यान रखा है, यसब्यू ने ऊब भरे स्वर में कहा। मैं घोड़ों की सवारी नहीं करता, मैंने खुद इसकी जांच नहीं की है। मैंने राकासा के खुरों की जांच की, उसकी लगाम पर हाथ फेरा और अपनी उंगलियां काठी के नीचे सरका दी। फिलिप ने भी कभी ऐसा नहीं किया। यसब्यू की आवाज में सम्मान की भावना थी। वह मेरी दौड़ पूरी होते हुए देखती रही। जब मैंने दौड़ पूरी कर ली, तो वह फिदल को सीढ़ियों के एक सेट पर ले गई और मेरे पीछे आने का इंतजार करने लगी। जब उसने मुझे काठी के अजीबोगरीब उपकरण में बैठने में मदद की, तो वह अपने घोड़े पर चढ़ गई। मैंने उसे एक नज़र देखा और मुझे पता चल गया कि मुझे काफ़ी झटका लगने वाला है। उसकी सीट से देखने पर यसब्यू मैथ्यू से बेहतर सवार थी और वह अब तक का सबसे अच्छा सवार था जिसे मैंने देखा था। चलो, यसब्यू ने कहा, मुझे ये सुनिश्चित करना है कि तुम गिरकर अपनी जान न ले लो। थोड़ा विश्वास दिखाओ, यसब्यू, मुझे गिरने मत देना। मैंने राकासा से सौदा किया और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें जीवन भर एक दिन में एक सेब मिले। मेरी सवारी के कान आगे की ओर उठे, फिर पीछे की ओर, और वह धीरे से खर्राटे लेने लगी। मैथ्यू की मां के सामने मैं धीरे से रुका, उससे पहले हमने 2 बार चबूतरे का चक्कर लगाया। संतुष्ट? तुम मेरी उम्मीद से बेहतर सवार हो, उसने स्वीकार किया। तुम शायद कूद सकते थे, लेकिन मैंने मैथ्यू से वादा किया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वह जाने से पहले तुमसे कई वादे करवाने में कामयाब रहा। मैंने बुदबुदाया, उम्मीद करते हुए कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। वास्तव में, उसने स्पष्ट रूप से कहा, उनमें से कुछ को रखना दूसरों की तुलना में अधिक कठिन है। हम खुले मैदान के गेट से गुजरे। जॉर्जेस ने अपनी टोपी यसब्यू को छुई और हमारे पीछे गेट बंद कर दिया, मुस्कुराते हुए और अपना सिर हिलाते हुए। मैथ्यू की मां ने हमें अपेक्षाकृत समतल जमीन पर रखा जबकि मैं अजीब काठी की आदी हो गई। चाल ये थी कि आप अपने शरीर को सीधा रखें, चाहे आप कितने भी असंतुलित क्यों न हों। यह इतना भी बुरा नहीं है, मैंने लगभग 20 मिनट बाद कहा। अब ये बेहतर है कि काठी में 2 पोमेल हैं, यसब्यू ने कहा। पहले सभी साइडज़िडल अच्छे होते थे क्योंकि उन्हें एक आदमी द्वारा चलाया जाता था। उसकी घृणा सुनाई दे रही थी। जब तक इतालवी रानी ने अपनी काठी पर पोमेल और रकाब नहीं लगाया था, तब तक हम अपने घोड़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसके पति की मालकिन घोड़े पर सवार होती थी ताकि जब वह व्यायाम करे तो वह उसके साथ जा सके। कैथरीन को हमेशा घर पर छोड़ दिया जाता था, जो एक पत्नी के लिए सबसे अप्रिय बात है। उसने मुझे एक तिरछी नज़र से देखा। हेनरी की वेश्या का नाम शिकार की देवी के नाम पर रखा गया था, जैसे कि तुम। मैं कैथरीन दे मेडिसी को पार नहीं कर सकता था। मैंने अपना सिर हिलाया। राजा की मालकिन, डायने डी पोइटियर्स, खतरनाक थी, यसब्यू ने उदास होकर कहा। वह एक चुड़ैल थी, वास्तव में या लाक्षणिक रूप से। मैंने दिलचस्पी से पूछा। दोनों, मैथ्यू की मां ने ऐसी आवाज में कहा जो पेंट को छील सकती थी। हंसी। यसब्यू आश्चर्यचकित दिखी, फिर उसने भी इसमें शामिल हो गई। हम थोड़ी दूर तक चले। यसब्यू ने हवा को सूंघा और काठी पर ऊंची होकर बैठ गई। उसका चेहरा सतर्क था। यह क्या है? मैंने रकासा को कड़ी लगाम में रखते हुए पूछा। खरगोश।
उसने फिदल को सरपट दौड़ाया। मैंने करीब से उसका पीछा किया, ये देखने के लिए अनिच्छुक कि जंगल में चुड़ैल का पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना मैथ्यू ने सुझाया था। हम पेड़ों के बीच से निकलकर खुले मैदान में आ गए। यसाबेउ ने फिदत को पीछे खींच लिया और मैं उसके साथ साथ चलने लगा। क्या तुमने कभी किसी पिशाच को हत्या करते देखा है? यसाबेउ ने मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने शांति से कहा, खरगोश छोटे होते हैं, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। वॉर्ट यहाँ है। वो काठी से बाहर निकली और हल्के से जमीन पर गिर गई। फिदत आज्ञाकारी ढंग से खड़ी थी, अपनी मालकिन को देख रही थी। डायना, उसने तीखेपन से कहा, अपनी आंखें अपने शिकार से कभी नहीं हटाई, पास मत आना। क्या तुम समझती हो जब मैं शिकार कर रहा हूँ या खाना खिला रहा हूँ? हाँ, मेरे दिमाग में इसके निहितार्थों के बारे में विचार आने लगे। यसाबेउ एक खरगोश का पीछा करके उसे मारने जा रहा था और मेरे सामने उसका खून पीने जा रहा था। दूर रहना एक बढ़िया सुझाव लगा। मैथ्यू की माँ घास के मैदान में भागी, इतनी तेजी से कि उसे ध्यान में रखना असंभव था। वो ठीक वैसे ही धीमी हो गई जैसे एक बाज हवा में शिकार करने के लिए झपट्टा मारने से पहले करता है। फिर झुकी और एक भयभीत खरगोश को कानों से पकड़ लिया। यसाबेउ ने उसे विजयी भाव से उठाया और फिर अपने दांत सीधे उसके दिल में गड़ा दिए। खरगोश भले ही छोटे हों, लेकिन अगर आप उन्हें जीवित अवस्था में ही काट लें तो वे आश्चर्यजनक रूप से खून से लथपथ हो जाते हैं। ये भयावह था। यसाबेउ ने जानवर से खून चूसा, जिसने तुरंत संघर्ष करना बंद कर दिया, फिर अपने मुंह से उसके फर को साफ किया और उसके शव को घास में फेंक दिया। 3 सेकंड बाद उसने उसे पकड़ लिया। वो खुद को वापस काठी में झूल रही थी। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे और उसकी आंखें सामान्य से ज्यादा चमक रही थीं। एक बार सवार होने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, उसने पूछा, क्या हम कुछ और फाइलिंग की तलाश करें या आपको घर वापस जाने की जरूरत है? इज़ाबेउ द क्लेमेंट मुझे धोखा दे रहा था। तुम्हारे बाद, मैंने गंभीरता से कहा, अपनी एड़ी से रकासा के पार्श्व भाग को छूते हुए। हमारी यात्रा का बाकी हिस्सा सूरज की गति से नहीं मापा गया, जो अभी भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, बल्कि यसाबेउ के भूखे मुंह से उसके शिकार से निकलने वाले खून की बढ़ती मात्रा से मापा गया। वह अपेक्षाकृत साफ सुथरी खाने वाली थी। फिर भी मुझे एक बड़े स्टेक की संभावना से खुश होने में कुछ समय लगेगा। मैं खरगोश के पीछे खून के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। वह विशाल गिलहरी जैसा प्राणी जिसके बारे में यसाबेउ ने मुझे बताया कि वह एक मामूल, लोमड़ी और जंगली बकरी है, या ऐसा मैंने सोचा। हालांकि जब यसाबेउ ने एक युवा हिरन का पीछा किया तो मेरे अंदर कुछ चुभन हुई। यसाबेउ, मैंने विरोध किया, तुम अब भी भूखे नहीं रह सकते, छोड़ो इसे। क्या शिकार की देवी को मेरे द्वारा उसके हिरन का पीछा करने पर आपत्ति है? उसकी आवाज में मजाक था, लेकिन उसकी आंखें उत्सुक थीं। हाँ, मैंने तुरंत कहा, मैं आपके द्वारा मेरे बेटे का शिकार करने पर आपत्ति करता हूँ। देखो इससे क्या फायदा हुआ है। यसाबेउ अपने घोड़े से नीचे उतरी। मेरी उंगलियां हस्तक्षेप करने के लिए मचल रही थीं, और मैं बस यही कर सकता था कि यसाबेउ के रास्ते से दूर रहूं, जबकि वह अपने शिकार का पीछा कर रही थी। प्रत्येक शिकार के बाद उसकी आंखें प्रकट करती थीं। वह अपनी भावनाओं या अपने कार्यों पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हिरनी भागने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ झाड़ियों में छिपकर भागने में लगभग सफल हो गया था, लेकिन यसाबेउ ने जानवर को डराकर वापस खुले में फेंक दिया। उसके बाद थकान ने हिरनी को नुकसान पहुंचाया। पीछा करने से मेरे अंदर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अंदर से छू गया। यसाबेउ ने तेजी से उसे मार गिराया और हिरनी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे चिल्लाने से बचने के लिए अपने होंठ काटने पड़े। लो, उसने संतुष्टि के साथ कहा, फिदत के पास लौटते हुए। हम सैप्ट टूर्स वापस जा सकते हैं। बिना कुछ कहे मैंने राकासा का सिर महल की ओर घुमा दिया। यसाबेउ ने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। उसकी क्रीम शर्ट पर खून की छोटी छोटी बूंदें थीं। क्या तुम्हें लगता है कि अब पिशाच सुंदर हैं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे बेटे के साथ रहना आसान होगा?
ये जानते हुए कि उसे जीवित रहने के लिए हत्या करनी होगी। मेरे लिए मैथ्यू और हत्या को एक ही वाक्य में रखना मुश्किल था। अगर मैं उसे एक दिन चूम लूं, जब वह शिकार से लौटा ही था, तो उसके होठों पर अभी भी खून का स्वाद हो सकता था। और जैसे दिन मैं अब यसब्यू के साथ बिता रहा था, वे नियमित घटनाएं होंगी। तुम मुझे अपने बेटे यसब्यू से डराकर दूर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम असफल हो गए, मैंने दृढ़ता से कहा। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा। मार्थे ने कहा था कि यह बात आपको पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उसने कबूल किया। वह सही कह रही थी। मेरी आवाज़ रूखी थी। क्या मुकदमा खत्म हो गया है? क्या अब हम घर जा सकते हैं? हम चुपचाप पेड़ों की ओर बढ़े। जब हम जंगल की हरी भरी सीमा में पहुंचे तो यसब्यू मेरी ओर मुड़ा। क्या तुम समझते हो कि जब मैथ्यू तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है, तो तुम्हें उससे सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने आह भरी। आज स्कूल खत्म हो गया। क्या आपको लगता है कि हमारी खान पान की आदतें ही आपके और मेरे बेटे के बीच एकमात्र बाधा हैं? इसे उगल दो, यसब्यू, विनी। क्या मुझे वही करना होगा जो मैथ्यू कहता है? क्योंकि वह महल का सबसे शक्तिशाली पिशाच है। वह घर का मुखिया है। मैं आश्चर्य से उसे देखता रहा। क्या तुम ये कह रही हो कि मुझे उसकी बात सुननी होगी क्योंकि वह अल्फा कुत्ता है? तुम्हें लगता है कि तुम हो? यसब्यू ने हंसते हुए कहा। नहीं, मैंने मान लिया। यसब्यू भी अल्फा डॉग नहीं थी। उसने वही किया जो मैथ्यू ने उसे करने को कहा था। मार्कस, मिरियम और बोडेलियन लाइब्रेरी के हर वैम्पायर ने भी यही किया। यहाँ तक कि डोमेनिको भी आखिरकार पीछे हट गया था। क्या ये डे क्लेरमोंट पैक के नियम हैं? यसब्यू ने सिर हिलाया। उसकी हरी आंखें चमक रही थीं। यह आपकी और उसकी और बाकी सभी की सुरक्षा के लिए है जिसका आपको पालन करना चाहिए। यह कोई खेल नहीं है। समझ गया, यसब्यू। मैं अपना धैर्य खो रहा था। नहीं, तुम नहीं जानते, उसने धीरे से कहा। तुम भी नहीं जान पाओगे, जब तक कि तुम मजबूर होकर यह नहीं देखोगे, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया कि पिशाच को मारना क्या होता है। तब तक ये केवल शब्द हैं। एक दिन तुम्हारी हठधर्मिता तुम्हारी जान ले लेगी, या किसी और की। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें ये क्यों बताया। हम बिना किसी और बातचीत के महल में लौट आए। जब हम मार्थे के भूतल वाले घर से गुजरे, तो वह रसोई से बाहर आई। उसके हाथों में छोटा सा चिकन था। मैं सफ़ेद हो गई। मार्थे ने यसब्यू की हथकड़ियों पर खून के छोटे छोटे धब्बों को देखा और चौंक गई। उसे यह जानने की जरूरत है, यसब्यू ने फुसफुसाते हुए कहा। मार्थे ने ओसिटान भाषा में कुछ धीमी और गंदी बात कही, फिर मेरी ओर सिर हिलाया। यहाँ, लड़की, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें चाय बनाना सिखाऊंगी। अब गुस्से में दिखने की बारी यसब्यू की थी। मार्थे ने मुझे पीने के लिए कुछ बनाया और मुझे एक प्लेट में कुछ बिस्कुट थमाए, जिन पर मेवे लगे हुए थे। चिकन खाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मार्थे ने मुझे घंटों व्यस्त रखा, सूखे जड़ी बूटियों और मसालों को छोटे छोटे ढेरों में छांटती रही और मुझे उनके नाम सिखाती रही। दोपहर के मध्य तक मैं अपनी आंखें बंद करके उन्हें गंध से और साथ ही दिखावट से भी पहचान सकती थी। अजमोद, अदरक, फीवरफ्यू, रोजमेरी, सेज, क्वीन एनी के फीते के बीज, मुगवॉट, पेनीराइल, इंजेलिका, रूए, टेंसी, जुनिपर रूट। मैंने बारी बारी से हर एक की ओर इशारा किया। फिर से, मार्थे ने शांतिपूर्वक कहा और मुझे मलमल के थैलों का एक गुच्छा थमा दिया। मैंने तारों को अलग अलग किया, उन्हें मेज पर अलग अलग रखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था, और एक बार फिर से उसे उनके नाम सुनाए। अच्छा, अब थैलियों में एक एक चुटकी डालो। क्यों न हम इसे एक साथ मिला लें और चम्मच से बैग में डाल दें। मैंने अपनी उंगलियों के बीच थोड़ा सा पेनीराइल लेते हुए और उसकी पुदीने जैसी गंध से नाक सिकुड़ते हुए कहा। हम कुछ भूल सकते हैं। प्रत्येक थैले में सभी जड़ी बूटियां होनी चाहिए, सभी 12। क्या इस तरह के एक छोटे से बीज के न होने से स्वाद में सचमुच कोई अंतर आ जाएगा? मैंने अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच एक छोटा सा क्वीन एनी का लेस बीज पकड़ा। प्रत्येक की एक चुटकी, मार्थे ने दोहराया। फिर से, पिशाच के अनुभवी हाथ निश्चित रूप से एक ढेर से दूसरे ढेर तक चले गए, बड़े करीने से थैलों को भरते हुए और उनके तारों को कसते हुए।
जब हमने काम खत्म किया तो मार्थे ने मेरे लिए एक कप चाय बनाई जिसमें उसने खुद को भरने वाला एक थैला इस्तेमाल किया। बहुत स्वादिष्ट है, मैंने खुशी से अपनी हर्बल चाय पीते हुए कहा। तुम इसे अपने साथ ऑक्सफोर्ड वापस ले जाओगे, 1 कप प्रतिदिन, ये तुम्हें स्वस्थ रखेगा। उसने थैलियों को एक डिब्बे में डालना शुरू कर दिया। जब तुम्हें और अधिक की आवश्यकता होगी तो तुम जान जाओगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। मार्थे, तुम्हें मुझे सब कुछ देने की जरूरत नहीं है, मैंने विरोध किया। आप इसे मार्थे के लिए पिएंगे, प्रतिदिन 1 कप? हाँ, बेशक। मुझे लगा कि घर में बचे अपने एकमात्र सहयोगी के लिए मैं कम से कम इतना तो कर ही सकती थी, उस व्यक्ति के लिए तो कहना ही क्या जिसने मुझे खाना खिलाया था। चाय पीने के बाद मैं ऊपर मैथ्यू के अध्ययन कक्ष में गया और अपना कंप्यूटर चालू किया। इतनी सारी सवारी की वजह से मेरे अग्रभागों में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने कंप्यूटर और पांडुलिपि को उसकी डेस्क पर रख दिया। उम्मीद है कि खिड़की के पास मेरी टेबल पर काम करने के बजाय वहां काम करना ज्यादा आरामदायक होगा। दुर्भाग्य से चमड़े की कुर्सी मैथ्यू की ऊंचाई के लिए बनी थी, मेरी नहीं, और मेरे पैर स्वतंत्र रूप से झूल रहे थे। मैथ्यू की कुर्सी पर बैठने से वह मेरे करीब लग रहा था, इसलिए मैं अपने कंप्यूटर के बूट होने का इंतजार करते हुए वहीं रुका रहा। मेरी नज़र सबसे ऊंची शेल्फ में रखी एक काली वस्तु पर पड़ी जो लकड़ी और किताबों की चमड़े की बाइंडिंग में घुल-मिल गई थी, जिससे वह सामान्य नज़र से छिप गई। हालांकि मैथ्यू की डेस्क से आप इसकी रूपरेखा देख सकते थे। यह कोई किताब नहीं थी, बल्कि लकड़ी का एक पुराना टुकड़ा था, जिसका आकार अष्टकोणीय था। इसके दोनों तरफ छोटी छोटी मेहराबदार खिड़कियां बनी हुई थीं। ये चीज़ काली, टूटी हुई और समय के साथ विकृत हो गई थी। मुझे दुख के साथ एहसास हुआ कि यह एक बच्चे का खिलौना था। मैथ्यू ने इसे लुकास के लिए बनाया था, मैथ्यू के पिशाच बनने से पहले, जब वह पहला चच बना रहा था। उसने इसे एक शेल्फ के कोने में रख दिया था, जहां कोई भी इसे नहीं देख सकता था सिवाय उसके। वो हर बार जब भी अपनी डेस्क पर बैठता था तो इसे देखने से नहीं चूकता था। मैथ्यू के साथ होने के कारण ये सोचना बहुत आसान था कि हम दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। डोमेनिको की चेतावनियों या यसब्यू के परीक्षणों ने भी मेरी इस भावना को नहीं हिलाया था कि हमारी बढ़ती नज़दीकियां सिर्फ उसके और मेरे बीच का मामला था। लेकिन ये छोटा लकड़ी का टॉवर, जिसे अकल्पनीय रूप से बहुत समय पहले प्यार से बनाया गया था, ने मेरे भ्रम को समाप्त कर दिया। विचार करने के लिए बच्चे थे, जीवित और मृत दोनों। इसमें परिवार शामिल थे, जिनमें मेरा अपना भी शामिल था, लंबी और जटिल वंशावली और गहरे जड़ जमाए हुए पूर्वाग्रह, जिनमें मेरा अपना भी शामिल था। और सारा और एम को अभी भी नहीं पता था कि मैं एक पिशाच से प्यार करता था। ये खबर साझा करने का समय आ गया था। यसाबेउ सैलून में थे और एक अनमोल लुई 15 एस्क्रिटोया के ऊपर एक लंबे फूलदान में फूल सजा रहे थे, जिसका स्रोत त्रुटिहीन था और जिसका एक ही मालिक था। यसाबेउ, मेरी आवाज़ में झिझक थी। क्या कोई फ़ोन है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकूं? जब वह तुमसे बात करना चाहेगा तो तुम्हें बुलाएगा। उसने बहुत सावधानी से एक टहनी रखी जिस पर अभी भी पत्ते लगे हुए थे और वह भी सफ़ेद और सुनहरे फूलों के बीच। मैं मैथ्यू को नहीं, यसब्यू को बुला रहा हूँ। मुझे अपनी चाची से बात करनी है। वह चुड़ैल जिसने उस रात फ़ोन किया था। उसने पूछा, उसका नाम क्या है? सारा, मैंने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। और वह एक औरत के साथ रहती है, एक और चुड़ैल, है न? यसब्यू फूलदान में सफ़ेद गुलाब डालता रहा। हाँ, एमिली, क्या ये कोई समस्या है? नहीं, यसब्यू ने फूलों के ऊपर से मेरी ओर देखते हुए कहा। वे दोनों चुड़ैल हैं, बस यही बात मायने रखती है। और वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। सारा एक अच्छा नाम है, यसब्यू ने कहा, जैसे कि मैंने कुछ कहा ही न हो। बेशक, आप किंवदंती जानते हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। यसब्यू की बातचीत में आए बदलाव उसके बेटे के मूड स्विंग्स की तरह ही चक्करदार थे। इसहाक की मां का नाम सारा झगड़ालू था, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तो परमेश्वर ने उसका नाम बदलकर सारा रख दिया, जिसका अर्थ है राजकुमारी। मेरी चाची के मामले में सारा अधिक उपयुक्त है। मैंने यसाबेउ के ये बताने का इंतजार किया कि फ़ोन कहाँ है।
एमिली भी एक अच्छा नाम है, एक मजबूत रोमन नाम है। यसाबेउ ने अपने तीखे नाखूनों के बीच एक गुलाब का डंठल काटा। एमिली का क्या मतलब है? यसाबेउ, सौभाग्य से मेरे परिवार के सदस्य खत्म हो रहे थे। इसका मतलब है मेहनती। बेशक, सबसे दिलचस्प नाम आपकी माँ का था। रेबेका का मतलब है मोहित या बंधा हुआ, यसाबेउ ने कहा। उसके चेहरे पर एकाग्रता की एक भ्रूभंगिता थी क्योंकि वह एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से फूलदान का अध्ययन कर रही थी। एक चुड़ैल के लिए एक दिलचस्प नाम। और आपके नाम का क्या अर्थ है? मैंने अधीरता से पूछा। मैं हमेशा से यसाबेउ नहीं थी, लेकिन यह वह नाम था जो फिलिप को मेरे लिए पसंद था। इसका मतलब है ईश्वर का वादा। यसाबेउ ने झिझकते हुए मेरे चेहरे को देखा और फैसला किया। मेरा पूरा नाम जेनेविव मालसांडे हाइलन यसाबेउ और डे क्लेरेमोंट है। मैं सुंदर हूँ। नामों के पीछे के इतिहास के बारे में अनुमान लगाते हुए मेरा धैर्य जवाब दे गया। यसाबेउ ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी। नाम महत्वपूर्ण हैं। क्या मैथ्यू के और भी नाम हैं? मैंने टोकरी से एक सफ़ेद गुलाब निकाला और उसे थमा दिया। उसने धीरे से धन्यवाद कहा। वह हमारे साथ था और वह इसे रखना चाहता था। उस समय ईसाई धर्म बहुत नया था और फिलिप ने सोचा कि अगर हमारे बेटे का नाम किसी प्रचारक के नाम पर रखा जाए तो यह उपयोगी हो सकता है। बेशक, जब हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें कई नाम देते हैं, लेकिन मैथ्यू वह नाम था जो उसे मिला था। उसके अन्य नाम क्या हैं? उसका पूरा नाम मैथ्यू गैब्रियल फिलिप बर्ट्रैंड सेबेस्टियन डी क्लेरेमोंट है। वह एक बहुत अच्छा सेबेस्टियन और एक अच्छा गैब्रियल भी था। वह बर्ट्रैंड से नफरत करता है और फिलिप को जवाब नहीं देगा। फिलिप में ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान करती है? मैं उसके पिता का पसंदीदा नाम था। यसाबेउ के हाथ एक पल के लिए ढीले पड़ गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह मर चुका है। नाजियों ने उसे प्रतिरोध के लिए लड़ते हुए पकड़ा था। यसाबेउ के बारे में मुझे जो दर्शन हुए थे, उसमें उसने कहा था कि मैथ्यू के पिता को चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। नाजी, यसाबेउ या चुड़ैलें? मैंने चुपचाप पूछा, सबसे बुरी बात की आशंका से। क्या मैथ्यू ने तुम्हें बताया? यसाबेउ हैरान देखी। नहीं, कल मैंने तुम्हें एक स्वप्न में देखा था। तुम रो रहे थे। चुड़ैलों और नाजियों दोनों ने फिलिप को मार डाला, उसने एक लंबे विराम के बाद कहा। दर्द हाल ही में हुआ है और तीव्र है, लेकिन ये समय के साथ कम हो जाएगा। उसके चले जाने के बाद कई सालों तक मैं सिर्फ अर्जेंटीना और जर्मनी में ही रहा। इसने मुझे होश में रखा। यसाबेउ, मुझे बहुत खेद है। ये शब्द अपर्याप्त थे, लेकिन वे दिल से निकले थे। मैथ्यू की माँ ने मेरी ईमानदारी सुनी होगी और उसने मुझे एक झिझक भरी मुस्कान दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम वहाँ नहीं थे। यदि आपको चुनने को कहा जाए तो आप मुझे कौन सा नाम देंगे? मैंने धीरे से पूछा, और यसाबेउ को एक और तना थमा दिया। मैथ्यू सही कह रहा है। तुम सिर्फ डायना हो, उसने कहा, हमेशा की तरह फ्रांस शैली में उच्चारण करते हुए, पहले शब्दांश पर जोर देते हुए। तुम्हारे लिए कोई और नाम नहीं है। तुम वही हो जो तुम हो। यसाबेउ ने अपनी सफ़ेद उंगली लाइब्रेरी के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। फ़ोन अंदर है। लाइब्रेरी में डेस्क पर बैठे हुए, मैंने लैंप जलाया और न्यूयॉर्क नंबर डायल किया, इस उम्मीद में कि सारा और एम दोनों घर पर होंगे। डायना, सारा ने राहत भरी आवाज़ में कहा। एम ने कहा कि यह तुम थी। मुझे खेद है कि मैं कल रात को फ़ोन नहीं कर सका। बहुत कुछ हुआ था। मैंने एक पेंसिल उठाई और उसे अपनी उंगलियों में घुमाना शुरू कर दिया। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगी? सारा ने पूछा। मैंने लगभग फ़ोन रख दिया। मेरी चाची ने मांग की कि हम उन चीज़ों के बारे में बात करें जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं कहा था। क्या एम वहाँ है? मैं एक बार कहानी सुनाना चाहूँगा। एम ने एक्सटेंशन उठाया, उसकी आवाज़ गर्मजोशी और सांत्वना से भरी थी। हाय, डायना, तुम कहाँ हो? लियोन के पास मैथ्यू की माँ के साथ। मैथ्यू की माँ? एम वंशावली के बारे में उत्सुक थी। न केवल अपनी वंशावली के बारे में, जो लंबी और जटिल थी, बल्कि बाकी सबकी वंशावली के बारे में भी। यसाबेउ डे क्लेरेमोंट। मैंने इसे यसाबेउ की तरह उच्चारण करने की पूरी कोशिश की,
इसके लंबे स्वरों और निगले हुए व्यंजनों के साथ। वह कुछ खास है, एम। कभी कभी मुझे लगता है कि वही कारण है कि मनुष्य पिशाचों से इतना डरते हैं। ये साबेसु सीधे किसी परी कथा से निकला है। एक विराम था। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम मिलिसांडे डे क्लेरेमोंट के साथ हो? एम की आवाज में गंभीरता थी। जब तुमने मुझे मैथ्यू के बारे में बताया तो मैंने डे क्लेरेमोंट के बारे में सोचा भी नहीं था। तुम्हें यकीन है कि उसका नाम यसेब्यू है? मैंने भौहें सिकोड़ी। असल में उसका नाम जेनेवीव है। मुझे लगता है कि वहाँ एक मिलिसांडे भी है। वह बस यसेब्यू को पसंद करती है। सावधान रहो, डायना, एम ने कहा। मालिसांडे डे क्लेरेमोंट कुख्यात है। वह चुड़ैलों से नफरत करती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने बलिन के अधिकांश हिस्से को खा लिया था। चुड़ैलों से नफरत करने का उसका अच्छा कारण है, मैंने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि उसने मुझे अपने घर में आने दिया। अगर स्थिति उलट होती और पिशाच मेरे माता पिता की मौत में शामिल होते तो मैं इतना क्षमाशील नहीं होता। पानी के बारे में क्या? सारा ने बीच में कहा। मैं एम के तूफान वाले दृश्य को लेकर ज्यादा चिंतित हूँ। ओह, मैथ्यू के जाने के बाद कल रात बारिश शुरू हो गई। गीलेपन की याद ने मुझे सिहरन पैदा कर दी। विचवटा, सारा ने सांस ली। अब उसे समझ आ रहा था। यह क्या हुआ? मुझे नहीं पता, सारा। मैं बेरोजगार हो गई। जब मैथ्यू ड्राइववे से बाहर निकला तो मैं जो आंसू रोक रही थी वे सब मेरे अंदर से बह निकले जब से डोमेनिको आया था। डोमेनिको कौन? एमिली ने पौराणिक प्राणियों की अपनी मानसिक सूची को फिर से पलटा। मिशेल एक वेनिसियन पिशाच है। मेरी आवाज गुस्से से भर गई। और अगर उसने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं उसका सिर काट दूंगा, पिशाच हो या न हो। वो खतरनाक है, एम चिल्लाया। वह प्राणी नियमों से नहीं खेलता। मुझे ये बात कई बार बताई गई है और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मैं 24 घंटे निगरानी में हूँ। चिंता मत कीजिए, हम तब तक चिंता करते रहेंगे जब तक आप पिशाचों के साथ घूमना बंद नहीं कर देते, सारा ने कहा। तो फिर तुम बहुत दिनों तक चिंता में रहोगे, मैंने हठीले अंदाज में कहा। मैं मैथ्यू से प्यार करता हूँ, सारा। यह असंभव है, डायने। पिशाच और चुड़ैलें, सारा ने बोलना शुरू किया। डोमेनिको ने मुझे वाचा के बारे में बताया, मैंने बीच में कहा। मैं किसी और से इसे तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि इसका मतलब ये हो सकता है कि आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहेंगे। मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मंडली इस रिश्ते को समाप्त करने के लिए जो करना होगा वह करेगी, एम ने तत्काल कहा। मुझे भी यही बताया गया है। ऐसा करने के लिए उन्हें मुझे मारना होगा। इस क्षण तक मैंने ये शब्द जोर से नहीं कहे थे, लेकिन मैं पिछली रात से ही इनके बारे में सोच रहा था। मैथ्यू से छुटकारा पाना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बहुत ही आसान लक्ष्य हूँ। आप इस तरह खतरे में नहीं जा सकते। एम अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ ने किया, सारा ने धीरे से कहा। मेरी माँ के बारे में क्या? उसका नाम सुनते ही मेरी आवाज़ टूट गई, साथ ही मेरा संयम भी टूट गया। रेबेका सीधे स्टीफन की बाहों में चली गई। हालांकि लोगों ने कहा कि दो प्रतिभाशाली चुड़ैलों का एक साथ रहना एक बुरा विचार है, और जब लोगों ने उसे नाइजीरिया से बाहर रहने के लिए कहा तो उसने सुनने से इनकार कर दिया। डायने को अब और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एम ने कहा। तुम उसे सिर्फ कुछ हफ्तों से जानती हो। घर वापस आओ और देखो कि क्या तुम उसे भूल सकती हो। उसे भूल जाओ। ये हास्यास्पद था। यह कोई क्रश नहीं है। मैंने कभी किसी के बारे में ऐसा महसूस नहीं किया। उसे अकेला छोड़ दो, एम। इस परिवार में इस तरह की बातें बहुत हो चुकी हैं। मैं तुम्हें नहीं भूली और वो उसे नहीं भूलेगी। सारा ने एक गहरी सांस ली और उसकी सांस अवगने तक चली गई। यह शायद वह जीवन नहीं है जिसे मैं तुम्हारे लिए चुनती, लेकिन हम सभी को खुद ही फैसला करना होगा। तुम्हारी माँ ने चुना था, मैंने चुना था, और तुम्हारी दादी का भी इल के साथ रिश्ता आसान नहीं था। वैसे अब ये तुम्हारा लम्ब है, लेकिन कोई भी बिशप कभी भी किसी दूसरे बिशप पर अपनी पीठ नहीं फेरता। मेरी आंखों में आंसू भर आए। धन्यवाद, सारा। इसके अलावा, सारा ने खुद को संभालते हुए कहा,
यदि मंडली डोमेनिको मिशेल जैसे लोगों से बनी है तो वे सभी नरक में जाएंगे। मैथ्यू इस बारे में क्या कहता है? एम ने पूछा। मुझे आश्चर्य है कि जब तुम दोनों ने 1000 साल पुरानी परंपरा तोड़ने का फैसला किया था तो वह तुम्हें छोड़ देगा। मैथ्यू ने मुझे अभी तक नहीं बताया है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। मैंने विधिपूर्वक एक पेपर क्लिप को खोला। लाइन पर एकदम सन्नाटा था। आखिरकार सारा बोली, वह किसका इंतजार कर रहा है? मैं जोर से हंसा। तुमने मुझे मैथ्यू से दूर रहने की चेतावनी देने के अलावा कुछ नहीं किया। अब तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि वह मुझे पहले से ही खतरे में डालने से इनकार कर रहा है। तुम उसके साथ रहना चाहती हो, इतना ही काफी है। यह कोई जादुई शादी नहीं है सारा, मुझे अपना निर्णय लेना है। उसे भी। मेज पर रखी चीनी मिट्टी के चेहरे वाली छोटी घड़ी बता रही थी कि उसे गए 24 घंटे हो चुके हैं। अगर आप उन जीवों के साथ वहां रहने के लिए दृढ़ हैं तो सावधान रहें, सारा ने चेतावनी दी जब हमने अलविदा कहा। और अगर आपको जरूरत हो तो घर आ जाओ। घर आने के लिए फोन रखते ही घड़ी ने आधा घंटा बजाया। ऑक्सफोर्ड में पहले से ही अंधेरा हो चुका था। इंतजार की परवाह मत करो। मैंने फिर से रिसीवर उठाया और उसका नंबर डायल किया। डायना। वह स्पष्ट रूप से चिंतित था। मैं हंसा। क्या तुम्हें पता था कि यह मैं था या ये कॉलर आईडी थी? आप ठीक हैं। चिंता की जगह राहत ने ले ली। हाँ, तुम्हारी माँ मेरा खूब मनोरंजन कर रही हैं। मुझे इसी बात का डर था। वह तुमसे क्या झूठ बोल रही है? दिन के और भी गर्मागर्म हिस्से तो इंतजार कर सकते थे। सिर्फ सच, मैंने कहा कि उसका बेटा लैंसलॉट और सुपरमैन का कोई शैतानी मिश्रण है। ये यसब्यू जैसा लगता है, उसने हंसी के साथ कहा। ये जानकर कितनी राहत मिली कि एक चुड़ैल के साथ एक ही छत के नीचे सोने से वह हमेशा के लिए नहीं बदल गई है। दूरी ने निस्संदेह मुझे अपने आधे अधूरे सच को छुपाने में मदद की। हालांकि दूरी और सोल्स में मॉरिस की कुर्सी पर बैठे उनके बारे में मेरी ज्वलंत तस्वीर को कम नहीं कर सकी। कमरा लैंप से जगमगा रहा होगा और उनकी त्वचा पॉलिश किए हुए मोती की तरह दिखेगी। मैंने कल्पना की कि वे पढ़ रहे हैं, उनकी भौहों के बीच एकाग्रता की गहरी सिलवटें हैं। आप क्या पी रहे हैं? यह एकमात्र ऐसा विवरण था जो मेरी कल्पना में नहीं था। तुम्हें शराब की चिंता कब से होने लगी? वह सचमुच आश्चर्यचकित लग रहा था। जब से मुझे पता चला है कि जानने के लिए कितना कुछ है। जब से मुझे पता चला है कि तुम्हें शराब की परवाह है, बेवकूफ। आज रात कुछ स्पेनिश वेगा सिसिलिया। कब से? क्या आपका मतलब है कौन सी विंटेज? मैथ्यू ने चिढ़ाते हुए कहा। यह 1964 है। तो फिर कोई रिश्तेदार बच्चा? मैंने भी चिढ़ाते हुए कहा, उसके मूड में आए बदलाव से राहत महसूस करते हुए। एक शिशु, उसने सहमति जताई। मुझे ये जानने के लिए छठी इंद्री की जरूरत नहीं थी कि वह मुस्कुरा रहा था। आज सब कुछ कैसा रहा? ठीक है, हमने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, हालांकि कुछ भी गायब नहीं था। किसी ने कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश की, लेकिन मिरियम ने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी उसके सिस्टम में सेंध नहीं लगा सकता। क्या तुम जल्दी ही वापस आ रहे हो? इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, ये शब्द निकल गए और उसके बाद जो खामोशी छाई, वह सहजता से ज्यादा लंबी हो गई। मैंने खुद से कहा कि यह कनेक्शन था। मुझे नहीं पता, उसने शांत भाव से कहा। जब तक संभव होगा मैं वापस आऊंगा। क्या तुम अपनी माँ से बात करना चाहते हो? मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। उसका अचानक अलग थलग हो जाना मुझे दुख पहुंचाता था और अपनी आवाज को संतुलित रखना मेरे लिए संघर्षपूर्ण था। नहीं, आप उसे बता सकते हैं कि प्रयोगशालाएं ठीक हैं। घर, फू। हमने अलविदा कहा। मेरी छाती हल्की हो गई थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जब मैं किसी तरह खड़ा हुआ और इधर उधर घूमा तो मैथ्यू की माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। वह मैथ्यू था। प्रयोगशाला या घर में कुछ भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। मैं थक गया हूँ, यसब्यू, और बहुत भूखा भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मैं बिस्तर पर जाऊंगा। लगभग 8 बज रहे थे, जो कि पूरी तरह से सम्मानजनक समय था। बेशक, यसब्यू चमकती आंखों के साथ मेरे रास्ते से हट गई। अच्छी नींद लो, डायना।